रवि कुमार एएसएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान का हम पार्ट 2 लेकर आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपका 120 क्वेश्चन सिलेक्टेड किया जो परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पार्ट हमने एक पढ़ा दिया है। पार्ट क्या आपका है? 2 है। ये पार्ट आपका क्या है? 2 है। कहता है जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर। पहला क्वेश्चन उसमें 18 नंबर क्वेश्चन तक पीछे वाला हम पार्ट में पढ़ा दिए हैं। इसमें आपका क्वेश्चन होने से चालू होता है, कृषि को भारत अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से ही होता है। इनका जीवन यापन किससे होता है? कृषि से ही होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होती है। कहता है उद्योग के लिए कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वह कृषि से ही होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तेलहन इत्यादि। इस प्रकार की कृषि के औद्योगिक आधार भी कृषि है। इस प्रकार के विकास के लिए औद्योगिक विकास का आधार क्या है? कृषि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्याएं को लिखें। बिहार में कृषि संबंधित निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, सिंचाई की समस्या। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही विद्युत संचालित नलकूप का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट कहता है खेतों का छोटा आकार। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार छोटा हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। देखिए अगला पॉइंट 2 पॉइंट इसमें रहे। तीसरा अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कहता संचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं? लिखें। कहता संचार के एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम घर बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। वर्तमान समय में संचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अगर वर्तमान समय देखा जाता है तो संचार का 2 माध्यम महत्वपूर्ण है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, फिल्म आ गया इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर मुद्रण माध्यम है जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। कहता है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहता है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में निम्न अंतर है। पहला, खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मृदा को नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मैं नया हुआ ना उपजाऊ मिट्टी से हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा से हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। कहता उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। कहता महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं? किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग होते हैं उसे ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है।
कहता है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को बताएं। कहता 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट कहता कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं के कीमत में कमी आई है। जब वस्तु अधिक उत्पादन होगा तो उसका वस्तु का जो रेट होगा क्या होगा, कम होगा। अगर वस्तु कम उत्पादन होगा, मांग ज़्यादा रहेगा तो रेट अधिक रहेगा। कहता गरीबी और बेरोजगारी से वस्तु को खरीदने वाले नहीं रहे, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। कहता तीसरा पॉइंट कहता अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कर्ज पर आश्रित देश के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। माने जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है, तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26। कहता संघवाद किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो, उसे संघवाद कहते हैं। इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। संघवाद कहे या ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 27 है। कहता समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? कहता पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। यहाँ पर की जाती है तो इस प्रकार के खेतों की आकृति समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। कहता रबी फसल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी लिखें। कहता रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच बोया जाता है तथा अप्रैल से जून महीने के बीच काट दिया जाता है। उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे हुआ गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना, मटर। अगला आपका है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी दें। कहता खरीफ फसल जून से जुलाई महीने में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर महीने में काट लिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण मक्का, ज्वार, मूंग, सोयाबीन। अब है जायद फसल। जायद फसल किसे कहते हैं? इसका भी उदाहरण दें। कहता जायद फसल को मार्च अप्रैल महीने में बोया जाता है तथा मई जून तक काट लिया जाता है। उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल को नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में आपका हो गया सब्जी हो गया, खीरा हो गया, तरबूजा हो गया, मूंग हो गया इत्यादि। अगला है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? कहता अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। कहता यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? कहता यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट
का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, अक्टूबर की क्रांति क्या है? कहता है यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को रूस में हुआ था। कहता है यह क्रांति है, कौन क्रांति? अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 को रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह क्रांति अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसीलिए अक्टूबर क्रांति इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति जो था 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, लेकिन अब की क्रांति देखा जाए तो कब हुआ था? आधुनिक कैलेंडर के अनुसार तो 7 नवंबर 1917 में हुआ था, लेकिन पुराना के अनुसार देखा जाए तो 25 अक्टूबर 1917 को, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। कहता भूकंप क्या? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख करें। जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन जो होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला, भूकंपरोधी मकान का निर्माण करना। उसे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, माने ज्ञान देना। कहता भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? कहता है गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहता इन क्षेत्रों में कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहता है आधारभूत संरचना क्या है? क्वेश्चन में स्प्लिट होगा, आधारभूत संरचना क्या है? कहता वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का अत्यधिक संरचना आधारभूत ढांचा कहा जाता है। आधारभूत संरचना क्या कहता है? आधारभूत ढांचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति है किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उस व्यक्ति को आय कहते हैं। उस व्यक्ति जो पारिश्रमिक को हम लोग क्या कहें? आय कहते हैं। कहता जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? तो जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण 1954 में इसको क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव को लिखें। तो बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। रोजगार पर वित्तीय प्रभाव, कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षाएं
आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता मानवाधिकार आयोग क्या है? हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।